हेलो हे हाय माई सेफ मीनू एंड अभी हम लोग एमसीक्यू जनरल करने वाले हैं फिज़िक्स के, रेडियो फिज़िक्स के। तो हम लोग इस बेसिक से स्टार्ट करके सभी टॉपिक्स को गो थ्रू करेंगे। सो एक्सटेंड प्रोडक्शन के देख लेते हैं पहले। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, फॉलोइंग इज़ नॉट कंसीडर्ड ए फोर्स। कौन सा फोर्स इसमें नहीं कंसीडर किया जाता है? तो हमने बेसिकली पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ग्रेविटी होता है। लेकिन ये वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनका पूरा नाम होता है। बट इलेक्ट्रिसिटी कोई फोर्स नहीं है। एंड इलेक्ट्रिसिटी को हम किससे मेज़र करते हैं? एम्पियर से मेज़र करते हैं। एंड ये हमारे रेडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज एंड इज़ मेजर्ड इन एम्पियर। एम्पियर में मेजर करते हैं, जिसको कूलाम पर सेकेंड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है? अर्ग, जूल, वॉट, कैलोरी एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें पता है अर्ग, जूल, कैलोरी एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सभी एनर्जी की यूनिट हैं। बट वॉट जो है ये पावर की यूनिट है, ये एनर्जी की यूनिट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है गलत। यानी कि मतलब ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सही होगा, बाकी ऑप्शन गलत होंगे। एंड कैलोरी ये सभी अलग अलग मीन्स में मात्रक होते हैं। बट वॉट किस चीज़ का है? पावर। पावर का मेजरमेंट है। पावर का देखो ये यूनिट इसमें जूल पर सेकेंड होता है। जूल किसका है? एनर्जी का। एंड एस क्या है? सेकेंड। सेकेंड मतलब किसी प्रति सेकेंड में किए गए कार्य की दर को पावर कहते हैं। कार्य करने के जो होता है उसी को पावर कहते हैं, ठीक है। फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली बी अट्रैक्टेड टू एन एनोड की तरफ कौन सा अट्रैक्ट होगा? एनोड कैसा होता है अपना? पॉजिटिवली चार्ज। तो इसकी तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? नेगेटिवली चार्ज। तो कौन होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसकी तरफ अट्रैक्ट, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन सिंस इट हैज़ नेगेटिव चार्ज दैट इज अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव एनोड। एंड प्रोटॉन हमारा क्या है? ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। प्रोटॉन की जितनी नंबर होती है उतनी ही नंबर एटॉमिक नंबर की मानी जाती है। एंड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं? एटॉमिक मास बनाते हैं। एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। एंड पॉजिट्रॉन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव पार्ट होता है। एंड अल्फा जो होता है ये हीलियम एटम को माना जाता है, 2He2+। तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 4 माना जाता है, एटॉमिक नंबर 2। सो विच क्वांटिटी इज बेस्ट मेजर्ड ऑफ पावर? इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हैज़ ए नेगेटिव चार्ज दैट इज अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव एनोड की तरफ होता है। सो विच क्वांटिटी बेस्ट मेजर ऑफ पावर? पावर को बेस्ट कौन मेजर करती है? तो अभी हमने ऊपर देखा था कि वॉट क्वांटिटी है जो कि पावर के लिए यूज होती है। एंड इसको हम लोग जूल पर सेकेंड से भी डिनोट करते हैं। तो जूल किसकी है? एनर्जी की है। टेस्ला किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड की है। कूलॉम किसकी है? चार्ज की है। न्यूटन किसकी है? ये होती है बल की, ठीक है। इसका न्यूटन को थ्योरी किसने दिया था? न्यूटन ने ही दिया था, ठीक है। न्यूटन किसकी? बल को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? सबसे लंबी वेवलेंथ किसकी होती है? यानी कि सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? गामा रेस की एनर्जी बहुत हाई होती है। माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट, विजुअल लाइट। सो विजुअल लाइट मिड में होती है। इसमें रेडियो वेव्स की जो एनर्जी है बहुत कम होती है, यानी कि सबसे कम रेडियो वेव्स की होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है। सो रेडियो वेव्स हैव द लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसीज एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सॉरी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे कम फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी जो होता है ये वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी को एफ से भी
डिनोट करते हैं एंड न्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इंक्रीजेज द इंक्रीजिंग फोटोन एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन सा इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग फोटोन एनर्जी को कौन इंक्रीज करता है, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। तो फ्रीक्वेंसी विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटोन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फोटोन एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, वेवलेंथ की। सो इफ़ डिस्टेंस फ्रॉम ए रेडिएशन सोर्स इज हाफ्ड, अगर किसी रेडिएशन सोर्स से डिस्टेंस को आधा कर दिया जाता है तो रेडिएशन इंटेंसिटी इंक्रीजेस बाय द फैक्टर। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ से क्वेश्चन है आपका, इसमें दिखाते हैं कि आपका जो इंटेंसिटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द डी स्क्वायर। तो आपका इस हिसाब से क्या बोला गया, डिस्टेंस फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स इज हाफ्ड, डिस्टेंस को आपकी कर दे रहे हैं आधी, 1/2 का होल स्क्वायर 1 है, ठीक है। तो 1/4, तो 4 ऊपर जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ई वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो हार्विंग द डिस्टेंस क्वाड्रपल्स द रेडिएशन इंटेंसिटी, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से है, ठीक है। द एक्सरे जनरेटर हैव ए पावर लेवल किलोवाट ऑफ एक्स, कितना होता है पावर, मतलब कि किलोवाट में, तो एक्सरे जनरेटर का 100 किलोवाट अप्रॉक्सीमेटली हम लोग पावर यूज कर रहे होते हैं। 100 kilowatt is typical of the power of X-ray generators in radiography and CT. And which of the following is not a type of X-ray generator? कौन सा एक X-ray generator का टाइप नहीं है? सो डबल फेज जनरेटर एक्सरे जनरेटर नहीं है, इस तरीके का कोई जनरेटर नहीं होता है। देयर इज़ नो डबल फेज जनरेटर, सिंगल फेज होता है, 6 पल्स होता है, 12 पल्स होता है, हाई फ्रीक्वेंसी होता है। एंड द पर्पज ऑफ एक्सरे ट्रांसफार्मर इज मोस्ट लाइकली टू चेंज, एक्सरे ट्रांसफार्मर का पर्पज क्या होता है, किस लिए इसको यूज करते हैं, तो वी यूज़ टू चेंज द इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, वोल्टेज को चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर चेंजेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस वोल्टेजेस। एंड व्हेन ए सेकेंडरी कॉइल हैज़ 500 मोर टर्न्स, जब सेकेंडरी कॉइल में 500 मोर टर्न्स होंगे देन द प्राइमरी कॉइल, जब सेकेंडरी कॉइल में 500 मोर टर्न्स होंगे देन द प्राइमरी कॉइल, एंड रेशियो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज टू प्राइमरी वोल्टेज इज मोस्ट लाइकली, तो प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज का रेशियो क्या होगा, तो NS/NP इज इक्वल टू VS/VP होता है, हाँ VS/VP। तो और इसमें जब NS कितना है, S का मतलब है सेकेंडरी, NS है 500, तो VS भी 500 हो जाएगा अपॉन सेकेंडरी कॉइल का सपोज 1, तो इसी तरीके से आपका हो जाएगा आंसर, इसका आंसर होगा 500, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके। सो द इंक्रीज इन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स, सो करेक्ट आंसर इज 500। एंड लेट मी चेक, फॉलोइंग जनरेटर्स इज लाइकली टू हैव लार्जेस्ट वेवफॉर्म रिपल, वेवफॉर्म रिपल किसमें सबसे ज़्यादा होता था, तो वेवफॉर्म रिपल हमें पता है ये सिंगल फेज में बहुत ज़्यादा था रिपल, बाकी बाद में फिर इसको कम किया गया, तो सिंगल फेज में रिपल जो था वो कितना था, 100% रिपल था, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू मैटर लूज देयर एनर्जी प्राइमरली बाय प्रोड्यूसिंग, किसको प्रोड्यूस करके
अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं तो एटॉमिक आयनाइजेशंस को प्रोड्यूस करके वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं। So electron lose most of their kinetic energy by knocking out or exciting outer cells electron। ये बहुत बेसिक फिनोमिना है, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में इसको बताया है डिटेल में, तो अभी मैं बताना नहीं ज़रूरी समझती। बाकी आपके ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा लाओ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ब्रेनस्टॉर्म का क्या मतलब होता है, ये ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन इसका मतलब होता है, एंड ये यूज होता है मोस्टली हमारे डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में। करेक्टरिस्टिक भी डायग्नोस्टिक में यूज होता है, स्पेशली इन मैमोग्राफी बिकॉज इट प्रोड्यूसेस लो एनर्जी एक्सरेज एंड कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये स्कैटर प्रोड्यूस करते हैं, एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मोस्टली यूजफुल होता है पेशेंट डोज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड जो कंट्रास्ट होता है इमेज क्वालिटी के लिए भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। टंगस्टन इज मोस्ट लाइकली यूज्ड एज एन एक्सरे टारगेट बिकॉज इट हैज़ हाई। क्यों इसको यूज करते हैं, इसका हाई क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो ये बेसिकली 3370 डिग्री सेल्सियस होता है। ये वेरी हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करता है विच मेक्स इट अट्रैक्टिव टारगेट मटेरियल, मतलब मेनली इसी वजह से इसको यूज कर रहे होते हैं। मैक्सिमम फोटोन एनर्जी इन एक्सरे बीम इज डिटरमाइंड बाय द एक्सरे ट्यूब। मैक्सिमम फोटोन एनर्जी एक्सरे बीम की किसकी वजह से डिटरमाइन की जाती है, तो ये डिटरमाइन होती है एनोड कैथोड वोल्टेज की वजह से। सो वोल्टेज जो होता है, एक मिनट यहाँ ठीक है। सो द वोल्टेज अक्रॉस द, जो वोल्टेज होता है अक्रॉस द एक्सरे ट्यूब डिटरमाइन करता है काइनेटिक एनर्जी imparted to the electrons that are accelerated from cathode to the anode, and theory is the maximum x-ray photon energy। तो वोल्टेज जो होता है ये फिलामेंट, जो कैथोड फिलामेंट होता है उससे इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करवाता है, एंड वो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक इमिशन, एंड ये जाते हैं टारगेट पे स्ट्राइक करते हैं। 99% इसकी एनर्जी लूज करके हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेस देन 1% से ये एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं। सो एक्सरेज किसकी इंट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, एनोड कैथोड वोल्टेज की वजह से होते हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट लाइकली करेक्टरिस्टिक एक्सरे एनर्जी फ्रॉम एक्सरे ट्यूब यूज्ड इन चेस्ट रेडियोग्राफी इज, कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी एक्सरे की जो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सरे ट्यूब से यूज होती है चेस्ट एक्सरे के लिए, तो कितनी होती है, बेसिकली 65 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वी यूज। चेस्ट एक्सरे यूनिट विल यूज ए टंगस्टन टारगेट यूज होता है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एनर्जी कितनी होती है, 65 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जनरली बोला जा रहा है, ये वेरी भी करता है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। एंड इफ एट 65 kV with a tungsten target, the percentage of K cell X-ray in the X-ray beam is most likely। 65 kV में टंगस्टन टारगेट में कितने परसेंट के सेल एक्सरेज इन एक्सरे बीम इज मोस्ट लाइकली होंगे, तो 0%। सो देयर विल बी नो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज एज द electron kinetic energy 65 kilo electron volt is insufficient to eject tungsten K cell electrons that have a binding energy of 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेनली क्या कहना चाह रहे हैं, जिससे ये आपका रहा टंगस्टन टारगेट, इसके ऑर्बिट्स में जैसे के सेल एल सेल है, तो आपका इधर पे एक है के सेल का इलेक्ट्रॉन, तो के सेल जो टंगस्टन टारगेट का इलेक्ट्रॉन होता है इसकी एनर्जी कितनी होती है, बेसिकली 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जिसको यहाँ पे 70 लिखा गया है। तो अगर यहाँ पे 65 kV का हम लोग भेजेंगे उसको, तो क्या वो जाके इसको इजेक्ट कर देगा, जिसकी एनर्जी कम है नहीं कर पाएगा। अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा होती 70+ होती तो ये इसको इजेक्ट कर पाता, या फिर
एक्साइट करके निकालने की क्षमता रखता है, ऐसे तो ये नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। एंड द एवरेज फोटोन एनर्जी ऑफ एन एक्सरे बीम इज लीस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय चेंजेस इन, तो जो एवरेज फोटोन एनर्जी होती है ऑफ एन एक्सरे, एक एक्सरे बीम की, वो लीस्ट लाइकली टू बी अफेक्ट होती है बाय चेंजेस इन द, कि इसमें चेंजेस करने से सबसे वो अफेक्ट होती है कम, तो वो होती है ट्यूब करंट से, जो फोटोन की एनर्जी है। सो ट्यूब करंट डज नॉट अफेक्ट द एवरेज और मैक्सिमम फोटोन एनर्जी इन द एक्सरे वे। ट्यूब करंट यानी कि एम ए क्या आपका करंट को, एनर्जी को करता है, नहीं करता। ये अमाउंट ऑफ रेडिएशन को डिटरमाइन करता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिटरमाइन करता है, बट दिस इज़ नॉट डिफाइनिंग टू द एनर्जी। एनर्जी किससे, केवी से डिटरमाइंड होता है, ठीक है। सो ट्यूब वोल्टेज से डिटरमाइन होता है, एंड वोल्टेज वेव फॉर्म से, टारगेट कंपोजिशन से, एंड बीम फिल्ट्रेशन से होता है डिटरमाइन। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड अक्रॉस एन एक्सरे ट्यूब इज मोस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट होते हैं एक्सरे ट्यूब में, वो किसकी वजह से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो ये होते हैं फिलामेंट करंट से। जो फिलामेंट में करंट दिया जाता है उसकी वजह से ये एक्सीलरेट होते हैं। द फिलामेंट करंट अफेक्ट्स द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट, देयर बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फिलामेंट बबल्स ऑफ, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से बबल्स ऑफ मतलब निकलते हैं। द मोस्ट लाइकली एक्सरे ट्यूब फिलामेंट करंट कितना होता है, एक्सरे ट्यूब फिलामेंट का जनरली करंट कितना होता है, तो ये होता है आपका 4000 mA होता है, mA मिली एम्पियर में यहाँ पे दिया गया है। अगर ये एम्पियर में देखें तो ये 4000 कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। सो एक्सरे ट्यूब फिलामेंट्स आर अबाउट 4 एम्पियर और 4000 मिली एम्पियर। सो चेंजिंग एक्सरे ट्यूब करंट मोस्ट लाइकली चेंजेस द एक्सरे, जो एक्सरे ट्यूब करंट को चेंज करेंगे तो मोस्ट लाइकली चेंजेस किस में होंगे, तो मोस्ट लाइकली इसमें चेंजेस होंगे बीम इंटेंसिटी में। तो ये कैसे इफ़ेक्ट करता है, ट्यूब करंट कंट्रोल करता है एक्सरे बीम इंटेंसिटी को और टोटल नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स प्रोड्यूस्ड को ये इफ़ेक्ट करता है, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, तो इसी वजह से ये बीम इंटेंसिटी को भी इफ़ेक्ट करता है। सो लार्ज फोकस डायमेंशन इज मोस्ट लाइकली लार्जर देन दैट ऑफ स्मॉल फोकस बाय, जो लार्ज फोकस डायमेंशंस होती हैं वो मोस्ट लाइकली लार्जर होती हैं, बड़ी होती हैं देन दैट ऑफ स्मॉल फोकस से, किसकी वजह से, मतलब कितने गुना, तो ये 100 गुना 100 गुना लार्ज फोकस डायमेंशन लार्जर होती हैं देन द स्मॉल फोकस। तो लार्ज फोकस स्पॉट इज टिपिकली 1.2 मिलीमीटर, वाइल द स्मॉल फोकल स्पॉट कितना होता है 0.6 मिलीमीटर होता है, एंड जो कि 100% लार्जर होता है देन द स्मॉल से। एंड द एनोड एंगल डिग्रीज इन एन एक्सरे ट्यूब, जो एनोड एंगल की डिग्री होती है एक्सरे ट्यूब में फॉर चेस्ट रेडियोग्राफी इज मोस्ट लाइकली कितना यूज होता है, मोस्टली वी यूज 15 डिग्री, एंड ये सब तो यूज ही नहीं होते हैं, वी यूज 7 to 20 डिग्री का एनोड एंगल जनरली वी यूज, ठीक है। तो 15 डिग्री इज टिपिकल एनोड एंगल होता है। एंड एक्सरे ट्यूब आउटपुट वुड लाइकली इंक्रीज द मोस्ट व्हेन इंक्रीजिंग द एक्सरे ट्यूब, तो एक्सरे ट्यूब का आउटपुट कब इंक्रीज होगा, जबकि हम इनमें से क्या इंक्रीज करें, तो वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एक्सरे का ट्यूब का आउटपुट भी इंक्रीज होगा। ये जो मैं ऐसा साइन बनाती हूँ तो इसका मतलब है इंक्रीज, ठीक है। द एक्सरे ट्यूब आउटपुट इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एक्सरे ट्यूब वोल्टेज, किसके प्रोपोर्शनल होता है ये ट्यूब आउटपुट जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है टू द
स्क्वायर ऑफ द ट्यूब वोल्टेज के स्क्वायर के, ठीक है। एंड ए चेस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन ऑन ए डेडिकेटेड चेस्ट यूनिट वुड बी लीस्ट लाइकली टू यूज। जो चेस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन है वो लीस्ट लाइकली क्या यूज करेगा, 60 kV वोल्टेज। चेस्ट एक्सरेज आर परफॉर्म्ड एट हाई वोल्टेज 120 पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे मतलब बोला जा रहा है कि 60 kV हम लोग बहुत कम लीस्ट लाइकली यूज करेंगे। तो 800 mA ट्यूब करंट यूज होता है। 10 ms एक्सपोजर 10 मिली सेकेंड एक्सपोजर से टाइम यूज होता है। 1 मिलीमीटर का फोकस यूज होता है। 5 मिलीमीटर एलुमिनियम फिल्ट्रेशन यूज होता है। व्हाट वी लीस्ट मतलब बहुत कम यूज करते हैं, तो वो है आपका 60 किलो वोल्टेज का ट्यूब करंट, ठीक है, ट्यूब वोल्टेज सॉरी। फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ एनोड हीट कैपेसिटीज, हीट यूनिट करस्पॉन्ड्स द एनर्जी ऑफ कितने जूल हीट यूनिट एनोड हीट कैपेसिटीज में होता है, तो ये होता है आपका 0.7 जूल। सो हीट यूनिट इज 0.7 जूल इज एन एनाक्रोनिज्म इन मॉडर्न रेडियोलॉजी। कितना 0.7 जूल हम लोग यूज करते हैं। एंड स्मॉल पीक वोल्टेज विच जनरेटर likely deposits most energy into एनोड। स्मॉल पीक वोल्टेज जो कि जनरेटर मोस्ट लाइकली डिपॉजिट करता है मोस्ट एनर्जी इनटू एनोड में, तो कौन सा होता है, कांस्टेंट पोटेंशियल आपका होता है। कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर जो होते हैं, कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर सिंस इट हैज़ नेग्लिजिबल रिपल, इसमें नेग्लिजिबल रिपल होता है। एंड वोल्टेज अक्रॉस द एक्सरे ट्यूब इज ऑलवेज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। एंड वोल्टेज जो होता है वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होता है, ठीक है। इसमें सेम पीक वोल्टेज मिलता है। एंड एट इस जो हीट स्टोर्ड इन एक्सरे ट्यूब एनोड्स इज मोस्ट लाइकली डिसिपेटेड बाय, तो मोस्ट लाइकली हीट इन, वैसे तो सभी मेथड्स यूज होते हैं, बट अगर बोले तो सबसे ज़्यादा किस मेथड से डिसिपेट होती है, तो कौन सा है आपका, रेडिएशन मेथड होता है। एनोड गेट टू बी वाइट हॉट एंड लूज एनर्जी बाय रेडिएशन टू द ट्यूब हाउसिंग। बाकी हम लोग कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, ये कूलिंग के सब तरीके यूज करते हैं, ठीक है। इन ए स्टैंडर्ड एक्सरे ट्यूब द मैक्सिमम पावर लोडिंग ऑन 0.6 मिलीमीटर फोकस स्पॉट इज मोस्ट लाइकली। तो स्टैंडर्ड एक्सरे यूनिट है ट्यूब का, तो उसमें मैक्सिमम पावर लोडिंग किलोवाट में कितना यूज करेंगे, 0.6 मिलीमीटर का, जबकि फोकस स्पॉट यूज कर रहे हैं तो हम लोग 25 किलोवाट का यूज कर रहे होते हैं पावर। सो स्मॉल फोकल स्पॉट कैन टॉलरेट पावर लेवल्स ऑफ 25 किलोवाट। हायर पावर वुड रिक्वायर द लार्जर फोकल स्पॉट। हाई पावर के लिए लार्ज फोकल स्पॉट चाहिए, अदरवाइज मेल्ट होने के चांसेस होते हैं। सो रेडिएशन ट्रांसमिटेड थ्रू द एक्सरे ट्यूब हाउसिंग इज रेफर टू एज, जो एक्सरे ट्यूब हाउसिंग से रेडिएशन निकलता है उसको कौन सा रेडिएशन बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीकेज रेडिएशन बोलते हैं। सो लीकेज रेडिएशन जो होता है ये आपका स्केप करता है थ्रू ए फुली क्लोज्ड कोलीमेटर से। एंड द रेगुलेटरी लिमिट इसकी दी गई है, ये होती है लेस देन 1 मिलीग्रे पर आवर एट 1 मीटर। ये लेस देन 1 मिलीग्रे होना चाहिए पर आवर एट 1 मीटर, या फिर लेस देन 100 मिली रॉन्जन पर आवर एट 1 मीटर। मतलब इसका यूनिट चेंज कर दिया, 1 मिलीग्रे को 100 मिली रॉन्जन कर दिया, ठीक है। एंड एक्सरे इंट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं, आप देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ इन ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स किन्हें बोलते हैं एक न्यूक्लियस में, तो मास नंबर। मास नंबर किसको कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, इन्हीं को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर
किसकी होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एवोगाड्रो नंबर ये मोल में यूज़ होता है। एंड एटॉमिक मास यूनिट AMU होता है। न्यूक्लियर डेंसिटी वगैरह ये सब होती हैं, ठीक है। विच एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर ऑफ 56 एंड एक सेल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 37 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसका 56 एटॉमिक नंबर होता है? तो ये हमारा रेडियोलॉजी बहुत खास एलिमेंट है, बेरियम। बेरियम का 56 होता है एटॉमिक नंबर एंड इसकी केज की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? 37। एंड मोलिब्डेनम भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज किस में होता है? इसका होता है मैमोग्राफी में यूज। सेलेनियम डिटेक्टर एलिमेंट है। कैल्शियम भी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इसको हम लोग TLD बेस में यूज करते हैं। टंगस्टन तो है ही है एक्सरे का मेन, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं। एंड के सेल एनर्जी इसकी थोड़ी सी हाई होती है देन दैट ऑफ आयोडीन। आयोडीन की 33 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एंड बेरियम की 37 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट लाइकली हैव बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली कितनी? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी 0.005 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये कम होती है देन द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 0.005 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड आयनाइजिंग रेडिएशन आर लीस्ट लाइकली टू इंक्लूड। आयनाइजिंग रेडिएशन क्या इंक्लूड करता है, मतलब कौन सा लीस्ट लाइकली यानी कि कौन सबसे कम आयनाइजिंग रेडिएशन रखता है? तो वो आपका है इंफ्रारेड रेडिएशन, बिकॉज एक्सरेज हैव मोर आयनाइजिंग रेडिएशन। अल्फा आल्सो आयनाइजिंग, फर्स्ट न्यूट्रॉन्स आल्सो आयनाइजिंग, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स also can ionize electrons. So infrared radiation is non-ionizing as the photon energy is less than 1 electron volt. infrared की जो फोटोन एनर्जी होती है लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सो दीज आर नॉन आयनाइजिंग। एंड द टोटल नंबर ऑफ atomic ionization produced following absorption of 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन इज मोस्ट लाइकली। तो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक आयनाइजेशन होता है जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं फॉलोइंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन से। तो ये क्या करेंगे, कितना टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस होगा इनसे? तो इनसे प्रोड्यूस होगा 1000 एटॉमिक आयनाइजेशंस होंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ द 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन से। So 1000 ionization events are likely since it takes 30 electron volt. So to produce one ionization there is 30,000 electron volt available. एक आयनाइजेशन के लिए 30,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अवेलेबल होता है। सो 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका 1000 आयनाइजेशंस हो सकते हैं। द मोस्ट लाइकली परसेंटेज of coherent scatter photon in an X-ray beam emerging from patient having a chest X-ray is, तो इसमें होगा लेस देन 5% ऑफ कोहेरेंट स्कैटर फोटोन होता है इन एक्सरे बीम एमर्जिंग फ्रॉम द पेशेंट हैविंग ए चेस्ट एक्सरे। तो कोहेरेंट स्कैटर जो होता है नेवर अकाउंट्स फॉर मोर देन 5% ऑफ ऑल इंटरेक्शन इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। कोहेरेंट को क्लासिकल स्कैटरिंग भी बोलते हैं, क्लासिकल स्कैटरिंग भी बोलते हैं। एंड इसमें कोहेरेंट के बारे में ये दो टाइप का होता है, एक होता है आपका थॉमसन स्कैटरिंग, दूसरा होता है रेले स्कैटरिंग, ठीक है। थॉमसन जो होता है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ इन्वॉल्व होता है, तो ये आपका थॉमसन स्कैटरिंग हो गया। एंड इफ़ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करता है तो आपका हो गया रेले स्कैटरिंग। कोहेरेंट को ये रेडियोलॉजी में लेस देन 5% ही होता है एंड इसकी एनर्जी भी ज़्यादा हाई नहीं होती है, प्लस ये इसको क्लासिकल स्कैटरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एंड द एनर्जी डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन अबव के एज वेरीज एज।
जो फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जॉर्प्शन है वो एनर्जी पे कैसे कैसे डिपेंड करता है पूछा गया है। तो ये होता है 1/E³। तो फोटो इलेक्ट्रिक absorption जो है is proportional to the 1/E³. So the above case the photoelectric effect is proportional to 1/E³. E क्या है? E है आपका एनर्जी। एंड आफ्टर द एक्सरे अंडरगोज फोटोइलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन बाई के सेल इलेक्ट्रॉन विच इमिशन लीस्ट लाइकली। जो आपका एक्सरेज अंडरगो जाते हैं फोटोइलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन बाई के सेल इलेक्ट्रॉन के जैसे, तो कौन सा इमिशन बहुत कम होगा? लीस्ट मतलब सबसे कम होगा। सो फोटो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड फोटोन के सेल एक्सरे एल सेल एक्सरे और ऑगर इलेक्ट्रॉन, तो इसमें स्कैटर्ड फोटोन सबसे कम होगा, बाकी होंगे। देयर इज नो स्कैटर्ड फोटोन इन फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जॉर्प्शन। सो स्कैटर अकर्स विद कॉम्पटन इंटरेक्शन। स्कैटर किसके साथ होता है? कॉम्पटन इंटरेक्शन के साथ होता है, ना कि फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जॉर्प्शन के साथ। सो द likelihood of Compton interactions is best quantified using, so ये best quantified with the electron density. So likelihood of Compton interaction is approximately proportional to the electron density के proportional होता है। And for a given observer, if the Compton attenuation coefficient is 50 किलो इलेक्ट्रॉन, 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है आपका Compton attenuation coefficient है इज 0.1 सेंटीमीटर इनवर्स एंड इट्स वैल्यू एट 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट सेंटीमीटर इनवर्स इज मोस्ट लाइकली कितना होगा? 100 का 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आपका हो रहा है 0.1 सेंटीमीटर इनवर्स, तो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कितना होगा? तो ये आपका होगा 0.05 होगा आपका इनवर्स में 0.05 सेंटीमीटर इनवर्स 1/E। सो 0.05 सेंटीमीटर इनवर्स सिंस कॉम्पटन इंटरेक्शन वेरी करता है 1/E के हिसाब से, सो इज डबलिंग द फोटोन एनर्जी विल हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटरेक्शन। तो ये डबल करेगा फोटोन एनर्जी को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो भी आधी हो जाएगी। तो 0.1 था 50 पे, तो जब इसको डबल किया 100 पे तो ये हो जाएगा 0.1 का हाफ। तो 0.1 का हाफ कितना होगा? 0.05 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। एंड इन बोन at what photon energy are photoelectric and Compton effect approximately equal? कितने बोन में फोटोन एनर्जी एंड फोटो इलेक्ट्रिक एंड कॉम्पटन इफेक्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं कितने पे? तो ये होते हैं आपका 40 पे। So Compton and photoelectric interaction are equally probable at 40 electron volt in bone. इक्वली प्रोबेबिलिटी होती कितने पे? 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होती है। इफ़ द लीनियर अटेनुएशन कोफिशिएंट इज 0.01 at 10% are lost in 1 centimeter and how many X-ray photons are lost in 1 millimeter? तो 10% जब लॉस होगा 1 सेंटीमीटर में, तो 1% मस्ट बी लॉस्ट इन ईच मिलीमीटर। तो आपका आंसर होगा कितना? 1% इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो जब इसको mm में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 mm। ठीक है। इफ़ द अटेनुएशन ऑफ बोन, अगर बोन का अटेनुएशन 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स है एंड द फ्रैक्शन ऑफ एक्सरे फोटॉन्स ट्रांसमिटेड थ्रू 1 सेंटीमीटर इज मोस्ट लाइकली, तो फ्रैक्शन कितना होगा आपका ट्रांसमिटेड फोटोन का? ये होगा एनर्जी का -0.5 हो जाएगा। इज द फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड फोटॉन्स थ्रू 1 सेंटीमीटर व्हेन द अटेनुएशन ऑफ बोन इज 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अटेनुएशन बोन कितना है? 0.5 क्या है इसमें दिया गया? अटेनुएशन ऑफ द बोन। ठीक है। एंड द मास अटेनुएशन कोफिशिएंट इज
लीस्ट लाइकली टू डिपेंड ऑन, जो मास का अटेन्यूएशन कोफिशिएंट होता है वो किस पे लीस्ट लाइकली टू डिपेंड करता है, ऑन एब्जॉर्बर पे। तो ये लीस्ट लाइकली डिपेंड ऑन द एब्जॉर्बर्स फिजिकल डेंसिटी। लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड मास अटेन्यूएशन कोफिशिएंट इज द लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय द डेंसिटी विच इज देयरफॉर इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी, जो कि इंडिपेंडेंट होता है डेंसिटी से। लीस्ट मतलब सबसे कम किस पे डिपेंड करेगा, वो फिजिकल डेंसिटी पे सबसे कम डिपेंड करेगा। बाकी मास अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट किस पे सबसे किन पे डिपेंड करेगा, कंपोजिशन पे, केसल एनर्जी पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे एंड एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। एंड एन एक्सरे बीम अटेन्यूएटेड बाई, जो एक्सरे बीम है अटेन्यूएट होती है बाई 3 हाफ वैल्यू लेयर्स इज रिड्यूस्ड बाई ए फैक्टर ऑफ, जो एक्सरे बीम है अटेन्यूएट होती है बाई 3 हाफ वैल्यू लेयर्स से, तो वो किससे रिड्यूस होती, कितने फैक्टर से रिड्यूस्ड होती है, रिड्यूस्ड होती है 8 से। सो द HBl रिड्यूसेस द बीम बाई 1/2। सो 3 हाफ वैल्यू लेयर यानी कि 1/2 का जब 3 गुना करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। तो ये कितने गुना रिड्यूस होगी, 8 से हो जाएगी। ठीक है। इंक्रीजिंग द फिल्ट्रेशन ऑफ एन एक्सरे, इंक्रीजिंग द फिल्ट्रेशन ऑफ एन एक्सरे बीम मोस्ट लाइकली रिड्यूस द, फिल्ट्रेशन ऑफ एक्सरे बीम का अगर हम बढ़ाएंगे तो ये क्या कम करेगा, बीम इंटेंसिटी को कम करेगा। इंक्रीजिंग द फिल्ट्रेशन रिड्यूसेस द एक्सरे ट्यूब इंटेंसिटी, एंड इससे क्या रिजल्ट होगा, बीम हार्डनिंग होगी एंड 3 मिलीमीटर ऑफ सो वुड लाइकली हैव, सो जो 3 मिलीमीटर का है तो वो क्या कर देगा, हाफ कर देगा द एक्सरे ट्यूब आउटपुट को। एंड एक्सरे ट्यूब आउटपुट मोस्ट लाइकली इंक्रीजेज व्हेन रिड्यूसिंग, एक्सरे ट्यूब आउटपुट कब इंक्रीज होता है, क्या, जब रिड्यूस करें फिल्ट्रेशन को, फिल्ट्रेशन को रिड्यूस करने पे एक्सरे ट्यूब आउटपुट इंक्रीज होता है। इफ रिडक्शन इन द फिल्ट्रेशन मीन्स दैट मोर एक्सरेज कैन गेट आउट, ज़्यादा एक्सरेज बाहर आ सकती हैं, क्योंकि जब फिल्ट्रेशन को बढ़ाते हैं तो 3 mm का अगर फिल्ट्रेशन है तो उसका आधा कर देगा ट्यूब आउटपुट को। एंड एडिंग एल्युमिनियम फिल्टर्स टू एन एक्सरे बीम इज, अगर हम एल्युमिनियम फ़िल्टर यूज करेंगे एक्सरे बीम में तो ये मोस्ट लाइकली क्या इंक्रीज़ करेगा, तो ये आपका इंक्रीज़ करेगा बीम हार्डनिंग को। इंक्रीजिंग एल्युमिनियम फिल्ट्रेशन ऑलवेज इंक्रीजेज बीम हार्डनिंग इन रेडियोलॉजी। एंड adequacy of filtration of an X-ray tube best determined by the measuring the, जो एडिक्वेसी होती है फिल्ट्रेशन की एक्सरे ट्यूब में तो बेस्ट किससे डिटरमाइन होती है, वो डिटरमाइन होती है हाफ वैल्यू लेयर 2.5 मिलीमीटर एल्युमिनियम से, शुड बी ग्रेटर देन 2.5 मिली। ये टोटल जो फिल्ट्रेशन की बात हो रही है, तो टोटल जो फिल्ट्रेशन होता है इनहेरेंट एंड एडेड टोटल मिला के 2.5 मिलीमीटर एल्युमिनियम, मतलब उससे ज़्यादा होना चाहिए। द HBl इज ए गुड मेजर ऑफ द एडिक्वेसी ऑफ फिल्ट्रेशन एंड 80 kV शुड बी ग्रेटर देन 2.5 मिलीमीटर ऑफ एल्युमिनियम। एंड द हील इफेक्ट मोस्ट लाइकली इंक्रीजेज, हील इफेक्ट जो मोस्ट लाइकली इंक्रीजेज व्हेन रिड्यूसिंग द, कब बढ़ता है, जब क्या रिड्यूस करें, तो एनोड एंगल को अगर कम करेंगे तो हील इफेक्ट आपका बढ़ जाएगा। तो रिड्यूसिंग द एनोड एंगल विल इंक्रीज द हील इफेक्ट। एंड इन एब्डोमिनल इमेजिंग द स्कैटर टू प्राइमरी रेशियो ऑफ फोटॉन्स लीविंग द पेशेंट इज मोस्ट लाइकली, एब्डोमिनल इमेजिंग के लिए स्कैटर टू प्राइमरी रेशियो जो होता है फोटॉन्स का लीविंग द पेशेंट वो कितना होता है, स्कैटर का रेशियो 5:1 टू प्राइमरी से। एंड देयर आर अबाउट 5 स्कैटर फोटोन एग्जिटिंग पेशेंट फॉर एवरी 1 प्राइमरी फोटोन, 1 है आपका प्राइमरी एंड 5 है आपका स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, एब्डोमिनल इमेजिंग में स्कैटर ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें क्या यूज करना चाहिए, ग्रिड।
So number of scattered photon reaching a radiographic imaging receptor most likely decreases with increase। जो नंबर ऑफ स्कैटर फोटॉन्स होते हैं रीच करते हैं रेडियोग्राफिक इमेजिंग रिसेप्टर से, तो मोस्ट लाइकली डिक्रीज होते हैं क्या बढ़ाने से। तो फील्ड साइज को अगर हम बढ़ाएंगे तो आपका ये कम होगा स्कैटर्ड का। ए हायर ग्रिड रेशियो विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्कैटर। तो जो हायर ग्रिड रेशियो होता है वो क्या रिड्यूस करता है आपका, ये रिड्यूस करता है। ओके, इसका मैंने गलत आंसर दे दिया, चलो ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। इसमें आपका ग्रिड रेशियो बढ़ाएंगे, ग्रिड रेशियो जिससे बढ़ेगा तो वो आपका डिक्रीज करेगा स्कैटर को एंड इंक्रीज करेगा आपका कंट्रास्ट को। एंड द मोस्ट लाइकली बकी फैक्टर इन अडल्ट एब्डोमिनल रेडियोग्राफी, बकी फैक्टर अडल्ट एब्डोमिनल रेडियोग्राफी में कितना यूज होता है 5। सो यूज ऑफ ए ग्रिड विल लाइकली इंक्रीज पेशेंट डोजेस 5 फोल्ड। जो ग्रिड है वो आपका पेशेंट डोज का कितना गुना बढ़ा देता है, 5 गुना बढ़ा देता है। बट ये आपका स्कैटर को अब्जॉर्ब कर लेता है। इन अडल्ट रेडियोग्राफी इज 5 होता है। एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लीजन कंट्रास्ट बाय द यूज ऑफ ग्रिड इन एब्डोमिनल रेडियोग्राफी वुड मोस्ट लाइकली बी। जो इम्प्रूवमेंट होता है लीजन कंट्रास्ट का यूज ऑफ ग्रिड से एब्डोमिनल रेडियोग्राफी में, तो कितना होता है, तो वो आता है आपका 200 गुना 200%। सो यूज ऑफ ग्रिड इम्प्रूव कंट्रास्ट बाय लार्ज फैक्टर, आपका कितने गुना 200% आपका, या उससे ज़्यादा भी आपका कंट्रास्ट इंक्रीज करता है ग्रिड। एंड विच एग्जामिनेशन वुड मोस्ट लाइकली बी परफॉर्म्ड विदाउट ए स्कैटर रिमूवल ग्रिड। कौन सा एग्जामिनेशन आपका मोस्ट लाइकली परफॉर्म्ड होगा बिना स्कैटर रिमूवल ग्रिड के, तो वो होगा आपका एक्सट्रीमिटी में। आप लोग क्या ग्रिड नहीं यूज करते हैं, मैमोग्राफी में यूज होता है, फ्लोरोस्कोपी में यूज होता है, एब्डोमेन में, स्कल में। In extremity radiography, use of low kV means most interaction in bone will be photoelectric absorption and not compton। ठीक है। So air karma is the kinetic energy released per unit। एयर कर्मा किससे होता है मेजर, तो पर यूनिट, यानी कि एयर कर्मा काइनेटिक एनर्जी रिलीज पर किलोग्राम मास एनर्जी ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट मास एंड मेजर्ड इन ग्रे। इसको ग्रे में मेजर करते हैं। मेजरिंग द चार्ज लिबरेटेड इन मास ऑफ एयर क्वांटिफाई, जो चार्ज को मेजर करते हैं लिबरेटेड होता है इन द मास ऑफ एयर क्वांटिफाई क्या करता है, ये एक्सपोजर को क्वांटिफाई करता है। एक्सपोजर इज द चार्ज लिबरेटेड पर यूनिट मास। एक्सपोजर जो होता है आपका चार्ज होता है जो कि लिबरेट होता है पर यूनिट मास से। एंड इन द एसआई सिस्टम इज मेजर्ड इन कूलाम पर किलोग्राम। इसको एक्सपोजर को हम लोग किससे कहते हैं, चार्ज लिबरेटेड इन मास ऑफ एयर। सो इसको हम लोग एसआई यूनिट क्या कूलाम पर किलोग्राम होती है। ठीक है। एन एक्सपोजर ऑफ वन रंजन मोस्ट लाइकली करस्पॉन्ड्स टू एन एयर कर्मा ऑफ। एक्सपोजर जो वन रंजन है ये कितना करेगा वन एयर कर्मा को, तो ये आपका करेगा 0.01 ग्रे। ठीक है। वन रंजन इक्वल टू 10 मिलीग्रे या फिर 0.01 ग्रे। वन रंजन में कितने 10 मिलीग्रे होते हैं या फिर 0.01 ग्रे होते हैं। एयर कर्मा ऑफ 1 मिलीग्रे मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट एन अब्जॉर्ब डोज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू टू द नंबर ऑफ बैक स्कैटर ऑफ कितना, तो ये होगा आपका 1.1। सो एन एयर कर्मा ऑफ 1 मिलीग्रे विल रिजल्ट करेगा इन एन अब्जॉर्ब डोज में टू द टिश्यू ऑफ 1.1 मिलीग्रे व्हेन देयर इज नो बैक स्कैटर। अगर नहीं है तो मतलब क्या है, एक जो एयर कर्मा आपका 1 मिलीग्रे का है तो वो कितना रिजल्ट करेगा अब्जॉर्ब डोज को, तो 1.1 मिलीग्रे करेगा सॉफ्ट टिश्यू को। एंड कोई बैक स्कैटर आपका यूज नहीं होता है इसमें। एंड एन एयर कर्मा ऑफ 1 मिलीग्रे
इज लाइकली टू रिजल्ट इन एन एब्जॉर्डोज टू बोन नो बैक स्कैटर ऑफ। तो इसका आंसर होगा आपका 4। तो जो 1 मिली ग्रे है मोस्ट लाइकली रिजल्ट करेगा 4 मिली ग्रे टू द बोन के लिए, एंड कोई भी बैक स्कैटर यूज नहीं हो रहा है। एयर कर्मा ऑफ 1 मिली ग्रे विल रिजल्ट इन एन एब्जॉर्डोज ऑफ बोन ऑफ 4 मिली ग्रे वेयर देयर इज नो बैक स्कैटर। एंड नाउ प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी के क्वेश्चंस हैं, देख लेती हूँ टाइम है क्या हमारे पास। अभी हम लोग इन क्वेश्चंस को बाद में कर लेंगे, चलो तब तक हम लोग 2 टॉपिक हो गए उनको रिवाइज कीजिए, इसको नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ठीक है।